हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पैटर्न सेट नंबर 9 के बारे में। दोस्तों, आज जो है हम पैटर्न सेट नंबर 9 का जो रिवीजन करेंगे और उसमें देखेंगे कि अभी तक हम लोगों ने कितना प्रैक्टिस कर चुके हैं क्वेश्चनों का। दोस्तों, चलते हैं देखते हैं आज का पैटर्न सेट नंबर 9 में कितने क्वेश्चन है और कितने क्वेश्चन का हम सही से आंसर दे पाते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और इससे पहले हम लोगों ने सुबह 9 बजे देखा था प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। तो अगर आपने सुबह 9 बजे क्लास को नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यानी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके प्रैक्टिस सेट के सेशन में जाके आप प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को जो है देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग टू ऑल, गुड आफ्टरनून। चलो दोस्तों, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आप सभी को गुड आफ्टरनून टू ऑल, जितने भी लोग हैं आप सभी को गुड आफ्टरनून। देखिए, क्वेश्चन क्या है अपना फर्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग होता है। तो दोस्तों, किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है किसका? यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। इसका ऑप्शन होगा ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। और उसमें ये जो है हमारा रिवीजन सेशन है, तो हम बहुत ही फास्ट में इस क्वेश्चन को जो है जल्दी से एंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। क्वेश्चन क्या है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक यानी खाद जो है अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का। तो गेहूं की खेती में जो यूरिया जो है एक ऐसा उर्वरक है जिसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। तो किसका उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन का। अब देखिए 3 नंबर, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। चूहा मारने का जो जहर होता है वो निम्नलिखित में से किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। दोस्तों, ये जो किससे बना होता है? तो पोटेशियम साइनाइड से। किससे? पोटेशियम साइनाइड से। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर, पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं। अब आपको बताना कि पीतल जो है किन किन धातुओं का मिश्रण होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का। तो डी ऑप्शन है दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इससे पहले हमारा एक क्लास था कब? 12:30 बजे। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक जो ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, यानी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख क्लिक करके जो है आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है 5 नंबर की, एस्प्रिन कहाँ से मिलती है। क्वेश्चन क्या है? एस्प्रिन। तो एस्प्रिन क्या है? एक रासायनिक नाम है। तो बताइए ये एस्प्रिन जो है कहाँ से मिलता है। तो ये जो मिलता है कहाँ से? एक पेड़ से। कहाँ से? एक पेड़ से मिलता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? सी। अब नेक्स्ट है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। क्वेश्चन क्या है? मायोग्लोबिन। दोस्तों, मायोग्लोबिन में जो है कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा। कौन सी? लोहा। अब नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, यानी हाइड्रोजन को जब हम जलाएंगे तो उससे क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? पानी बनता है। क्या बनता है? पानी। इसका सही ऑप्शन होगा डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट है 8 नंबर कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय सुई। तो चुंबकीय सुई जो है निम्नलिखित में से किस तरफ संकेत करती है, यानी किस दिशा की तरफ संकेत करती है। तो चुंबकीय सुई जो वो हमेशा उत्तर की तरफ संकेत करती है। किसकी तरफ? उत्तर की तरफ। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है। क्वेश्चन क्या है? महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है। तो ये कैसे उत्पन्न होती है? ये उत्पन्न होती है चंद्रमा से। किससे उत्पन्न होती है? चंद्रमा से। तो महासागर में जो ऊंची जल तरंगे होती है वो उत्पन्न होती है चंद्रमा से। इसका ऑप्शन होगा डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर, अम्ल वर्षा क्या है, यानी अम्ल वर्षा किससे होता है, यानी एसिड रेन जो है वो निम्नलिखित में से किससे होता है। तो दोस्तों, एसिड रेन जो है वो किससे होता है? तो ये जो होता है किसे? तो कारखानों से। किसे? कारखानों से निकलने वाले धुओं से। तो अम्ल वर्षा किससे होता है? कारखानों से जो धुआं निकलता है या कई सारे रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, रासायनिक गैस जो है एयर में मिल जाते हैं, उससे क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 11 नंबर, सोने को घोला जा सकता है, यानी सोने को जो है घोला जा सकता है किसमें। जल्दी से कमेंट किया बताइए, सोने को जो किसमें घोला जा सकता है। तो दोस्तों, सोना जो होता है उसे 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। किसमें? 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में जो है इसे सोने को घोला जा सकता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। अब नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। क्वेश्चन क्या है? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो दोस्तों, कैसे पैदा करते हैं? तो इसे पैदा करते हैं हम तंतु को गर्म करके। किससे? फाइबर को गर्म करके। तो फाइबर को गर्म करके जो है श्वेत प्रकाश को नली में पैदा कर सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। और अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है 13 नंबर, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। अब बताइए
किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो किसी कमरे को जो है ठंडा कैसे किया जा सकता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट है 14 नंबर कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का कौन सा तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से जो है रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 15 नंबर, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण जो है तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा जो है सूर्य के बीच में हो, तब क्या लगता है? चंद्रग्रहण लगता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। ये जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर, सबसे छोटा दिन कब होता है? क्वेश्चन क्या है हमारा 16 नंबर कि सबसे छोटा दिन कब होता है? क्वेश्चन है कि सबसे छोटा दिन जो है कब होता है? तो सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है लोलक की कालावधि। लोलक की कालावधि जो है किस पर निर्भर करता है? यानी टाइम पीरियड। तो लोलक की जो टाइम पीरियड है वो किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर? लंबाई के ऊपर। यानी लोलक की लंबाई के ऊपर जो है टाइम पीरियड निर्भर करता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। क्वेश्चन क्या है? तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जो जल जाती है। तो दोस्तों ऐसा जो है किसके कारण होता है? तो ऐसा किसके कारण होता है? तो ऐसा का होने का क्या कारण है? क्लोरीन के कारण। क्या कारण? क्लोरीन के कारण जो है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? क्वेश्चन क्या है? जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? तो दोस्तों तब जो क्या होता है 30% ऊष्मा को हानि होती है। कितना हानि होती है? 30% ऊष्मा की हानि होती है। कब? जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? 30% ऊष्मा का हानि होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। अब नेक्स्ट है शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? क्वेश्चन क्या है? शक्कर का किण्वन किण्वन से। तो शक्कर के किण्वन से जो है निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो इसके किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। ए ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। अब नेक्स्ट है 21 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? तो किस कारक का योगदान नहीं है? तो इनमें से इसका ऑप्शन हो जाएगा आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना का कारण। कौन सा? आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना का योगदान नहीं है। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब है 22 नंबर, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के पीछे मुख्य विचार क्या है? क्वेश्चन क्या है? ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है? तो इसके पीछे मुख्य विचार क्या है? इसके पीछे मुख्य विचार है आपसी समान दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। क्वेश्चन क्या है कि वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है? तो आपसी समान दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना इसका मुख्य विचार है। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। अब है 23 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है एक अस्थायी सदस्य नहीं है? कौन सा एक अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जापान। जापान जो है एक अस्थायी सदस्य नहीं है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। ए जो है दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ए क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की कि भारत के प्रधानमंत्री मुख्यतः कौन होते हैं? देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या, भारत के प्रधानमंत्री मुख्यतः है। अब देखिए भारत के प्रधानमंत्री मुख्यतः क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो मुख्यतः क्या है? तो केंद्रीय सरकार का एक मुख्य अंग है। तो भारत के प्रधानमंत्री क्या है? केंद्रीय सरकार का एक मुख्य अंग है। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है नानावती आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो दोस्तों इस आयोग की नियुक्ति जब हुई थी 2000 ईस्वी में। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। तो नानावती आयोग की नियुक्ति हुई थी 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत को आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के आर्थिक सुधार का जनक जो है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो आर्थिक सुधार का जनक जो कहा जाता है मनमोहन सिंह को। किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। अब नेक्स्ट है 10 नंबर, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन क्या है? न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन जो है कब किया गया था? तो 2002 के गोधरा जांच के लिए। किसके लिए? 2002 के गोधरा घटना की जांच के लिए जो है न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। अब नेक्स्ट है 28 नंबर, क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अब क्वेश्चन है 29 नंबर,
सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा क्योंकि उन्होंने अपनी वाणी को उस भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। तो सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, क्या 30 नंबर कि मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। अब बताइए मुगल प्रशासन में मुहत्सिब किसे कहा जाता था, तो मुहत्सिब जो होता था वो क्या होता था, मुहत्सिब एक लोक आचरण अधिकारी होता है। क्या होता था, लोक आचरण अधिकारी। तो मुहत्सिब क्या था, लोक आचरण अधिकारी था किसके प्रशासन में, तो मुगल शासन के प्रशासन में। इसका ऑप्शन होगा सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए अब बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की, कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन ये है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो देवगिरी के शासक कौन था अलाउद्दीन खिलजी के समय, तो इस समय देवगिरी के शासक कौन था, रामचंद्र देव। कौन थे, रामचंद्र देव। और देवगिरी के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक कैद बनाकर रखा था, यानी कैद करके रखा था। तो अलाउद्दीन ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक कैद करके रखा था, तो देवगिरी के शासक को। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। जैसे कि मैं आपको बता दूं, गुलाम वंश की स्थापना जो हुई थी 1206 में, और इसकी स्थापना किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब है 33 कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो कनिष्क के शासनकाल में जो है बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों ये जो आयोजन हुआ था, ये आयोजन हुआ था कहाँ पे, तो कश्मीर में। कहाँ पर, कश्मीर में। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, तो इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। तो मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। तो इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। अब नेक्स्ट है 35 नंबर की हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखा है, कि हर्षचरितम नामक पुस्तक। तो ये इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक है बाणभट्ट। तो हर्षचरितम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बाणभट्ट। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इस पुस्तक के लेखक थे विशाखा दत्त। कौन थे, विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, विशाखा दत्त। इसका ऑप्शन होगा ए। अब नेक्स्ट है 37 नंबर की नौकरशाही का कार्य क्या है। तो नौकरशाही का कार्य क्या था, तो नौकरशाही का कार्य क्या था, तो इनमें से सभी सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना। तो नौकरशाही का कार्य क्या है, उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट है 38 नंबर कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। अब बताइए सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था। तो इसके रचनाकार कौन थे, इसके रचनाकार थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। इसका ऑप्शन होगा डी। अब नेक्स्ट है 39 नंबर की अनुशीलन समिति थी। अतः अनुशीलन समिति क्या थी। तो यह जो समिति थी, यह समिति कौन सी थी, तो एक क्रांतिकारी संगठन की समिति थी। किसकी समिति थी, एक क्रांतिकारी संगठन की। इसका ऑप्शन होगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन के सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, यानी रिंग फेंस। तो रिंग फेंस की नीति जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका जो संबंध है, इसका संबंध किससे, वारेन हेस्टिंग से। किससे, वारेन हेस्टिंग से। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी ऑल इंडिया यानी AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। तो AITUC के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अब नेक्स्ट है 42 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे, विंस्टन चर्चिल। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल। देखिए नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है वो किस स्थान पर हुआ था। तो इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म था कुंडग्राम में। कहाँ पर, कुंडग्राम में। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था। तो इसका महापरिनिर्वाण जो है कहाँ पर हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में। कहाँ पर, कुशीनगर में। अब देखिए 45 नंबर, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन जो है किस स्थान पर दिया था। तो ये कहाँ पे दिए थे, सारनाथ में। कहाँ पर, सारनाथ में। बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा इसका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो इनकी जो प्रथम राजधानी थी वो थी गिरिब्रज यानी राजगिरी। कौन थी, राजगिरी। अब है 47 नंबर, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया।
क्वेश्चन है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो किस राजवंश ने शासन किया था, तो उस समय शासन कर रहे थे कौन, तो मौर्य वंश। कौन, मौर्य वंश। नंद वंश के बाद कौन सा शासक था, तो मौर्य वंश का शासन था। किस वंश का शासन था, मौर्य वंश का। किसके बाद, तो नंद वंश के बाद। अब नेक्स्ट 48 नंबर, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तक्षशिला। कौन सा, तक्षशिला। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं कि चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपको पता है कि कौन सा कथन जो है निम्नलिखित में से सही नहीं है। तो इनमें से सही क्या हो जाएगा, बी। बी जो है ये पूरी तरह से गलत है। कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता है। यानी कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता है। तो ये ऑप्शन जो हमारा गलत है, क्या है, गलत है। बी ऑप्शन इसका, इस क्वेश्चन का आंसर बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की। बीच में दोस्तों क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं था, तो उसे थोड़ा स्किप कर दिए हैं। तो देखते हैं अब 3रा नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति जो है निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। तो यह जो शक्ति है निम्नलिखित में से किसे दिया गया है, तो यह शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। किसे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। अब क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रपति जो है वो किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो यह किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो यह जो है हटाया जा सकता है किसके द्वारा, तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संसद द्वारा। किसके द्वारा, संसद द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा। अब नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। यानी कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा समवर्ती सूची में है, तो दोस्तों शिक्षा। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 66 नंबर की। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन थे। यानी जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। कौन थे, बलवंत राय मेहता। इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। सी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। सी क्या होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में। और दोस्तों कमेटी का गठन इस कमेटी का गठन हुआ था 1957 में। और इस समिति का नाम क्या था, बलवंत राय मेहता समिति। क्या नाम था, बलवंत राय मेहता समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट है 67 नंबर कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो किस वर्ष तक यथावत रहेगा दोस्तों ये, तो ये जो यथावत रहेगा कब तक, 2026 तक। जब 26 के बाद जो है ये सीटें को जो है चेंज कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। अब नेक्स्ट है 68 नंबर, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ आरंभ की गई थी। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम जो है राजस्थान और किस क्षेत्र में आरंभ की गई थी। तो ये आरंभ हुई थी कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। तो डी ऑप्शन जिसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 69 नंबर कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं, 12 सदस्य। कितने, 12। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट है 40 कि पंचायत के चुनाव का हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पंचायत में जो चुनाव होता है उसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो इसका जो निर्णय होता है वो कौन लेता है, तो राज्य सरकार। कौन लेता है, राज्य सरकार। तो इसका ऑप्शन होगा बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। और दोस्तों इसके अलावा जितने भी चुनाव होते हैं उन सब का निर्णय कौन लेता है, तो चुनाव आयोग। कौन लेता है, चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। चलिए अब बात करते हैं हिंदी के क्वेश्चन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए हिंदी का। क्वेश्चन क्या है, 91 नंबर देखिए यहाँ पे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अब सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा, तो दोस्तों सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा, शारदा। क्या होगा, शारदा। ये ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यहाँ पे आपको जो है रिक्त स्थान पे इन 4 ऑप्शन में से कोई एक शब्द को चुन के जो इसे शुद्ध वाक्य बनाना है। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इस बात से क्या होगा, इस बात से मुझे क्या। क्वेश्चन क्या है, इस बात से। इसमें अगर हम ये अप्लाई करते हैं ऑप्शन नंबर ए, तो देखिए इस बात से मुझे क्या। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। इससे यह एक शुद्ध वाक्य बन जाता है। चलिए अब आपको आस्था का विलोम बताना है। तो आस्था का जो विलोम होता है वो क्या होता है, अनास्था। क्या होता है, अनास्था। आप सभी को पता है कि आस्था का विलोम क्या होगा, अनास्था। इसका ऑप्शन होगा डी। अब देखिए 94 नंबर दुर्लभ का विलोम। तो दुर्लभ का जो विलोम होगा वो क्या होगा,
तो सुलभ क्या होगा, दुर्लभ का सुलभ होगा, दुर्लभ का विलोम क्या होगा, सुलभ होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। देखिए अब क्वेश्चन 95 नंबर, आपको जो है इन वाक्य के लिए एक शब्द देना है जिसका आदि ना हो। दोस्तों जिसका आदि ना हो उसे क्या कहते हैं बताइए, यहाँ ऑप्शन दिया गया जिसका आदि ना हो, तो जिसका आदि ना हो उसे क्या कहा जाता है, उसे अनादि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनादि कहा जाता है। जिसका आदि ना हो उसे अनादि कहा जाता है। अब देखिए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए यहाँ इसको चेंज करके जो आपको एक शुद्ध वाक्य बनाना है। बताइए, मैंने इन सब बातों की गहराई पर, क्या है, इन सब बातों को गहराई पर, यहाँ देखिए पहले गलत बता रहा है, गलत दिख रहा है कि बातों की गहराई पर होगा, क्या होगा, बातों की गहराई पर। तो बताइए यहाँ इस पर से यहाँ से क्या हो जाएगा, बातों की गहराई पर। देखिए मैंने इन सब बातों को गहराई पर अनुभव किया, इसमें इन ऑप्शन में से सही क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से इसका सही ऑप्शन होगा बातों की गहराई से, क्या बातों की गहराई से, ठीक है, क्या होगा, बातों की गहराई से अनुभव किया। मैंने इन सब बातों को गहराई से अनुभव किया, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सी। अगले 97 नंबर, दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दो नावों पर पैर रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इस मुहावरे का अर्थ होगा दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना। क्या होगा, दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना, दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ होगा। अब देखिए त्रुटि चुनना है, फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया, क्या है, भेंट किया गया। अब बताइए इसमें सही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो है इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी जो है इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, डी जो है इसका सही आंसर होगा, अतिथि पर, डी जो है इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे कहा अतिथि को सादर भेंट किया गया, क्या होगा, भेंट। यहाँ पे मेरा एरर है थोड़ा, तो इसे थोड़ा चेंज कर दे, यहाँ पे भेंट हुआ, ठीक है, अतिथि अतिथि को सादर भेंट भेंट किया गया। अब बात करते हैं 99 के नंबर की, आपको जो है हस्तलिखित का सही उच्चारण वाला चयन करना है। बताइए हस्तलिखित का सही उच्चारण इनमें से किसमें किया गया है, तो दोस्तों हस्तलिखित का उच्चारण किसमें है, तो ए में, ए जो ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए बात करें 100 नंबर की, आपको सही शब्द का चयन करना है। फिर इसमें चिकित्सालय का बताइए, चिकित्सालय का सही उच्चारण इनमें से किसमें किया गया है, तो किसमें किया गया है, तो बी में, किसमें, बी में जो इसका सही उच्चारण किया गया। दोस्तों आज का था ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे कब, तो कल 12 बजे की क्लास में। तो कल 12:30 की क्लास में हम लोग मिलेंगे कब, किसके साथ, तो टॉप 100 क्वेश्चन के साथ। तो कल 12:30 मिलेंगे, 12:30 बजे मिलेंगे टॉप 100 क्वेश्चनों के साथ। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आप कल 12:30 बजे।